अक्सर हम एक बहुत ही आसान आपको एग्जाम्पल दूंगा कि चावलों के देचका या चावलों की देख जब पकती है तो कहते हैं कि एक दाना टेस्ट करके पूरी देख ली जाए, वो जनरलाइज कर लेते हैं कि पूरी देख पाती होंगी एक दाना करके। अगर कोई किसी घर में आप जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, तो कोई बच्चा अगर आपको मिल गया बहुत ही शरारती, तो आप जनरलाइज कर लेते हैं कि सारे बच्चे ऐसे होते, सारे शरारती होते। तो शरीफ बच्चों को भी आपने उस शौक में बात खड़ा कर दिया कि वो सारे शरारती होते। या किसी ऐसी महफिल में चले गए करने लगा तो आपको जनरलाइज कर देते कि बड़े तो वो बातें करते रहते हैं और कुछ काम नहीं किया। ये जनरलाइजेशन का अगर 3 अमल हो रहे होते हमारे ब्रेन में, तो हमें हमारे नॉलेज होना चाहिए कि हम चीज़ों को जब परसीव करें, जब नॉलेज परसीव करें, तो जनरलाइज करने की कोशिश अगर हो भी रही है, लेकिन जब उसकी एप्लीकेबिलिटी आए, जब उसका अमल आए, तो वहाँ देखें कि मैं जनरलाइज तो नहीं कर रहा, मैं उस अमल को इस ऐसे आदमी के साथ लिंक नहीं कर रहा जिसमें वो क्वालिटी है ही नहीं। तो ये हमें सोच कर आगे चलना है। The human brain processes 400 billion bits of information per second, but we are only aware of 2000 of those. हमारे ब्रेन में कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ बाकायदा साइंस की इसको एनालिसिस किया है, साइंस ने रिसर्च किया है, और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इससे इस्तेमाल किया है कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन और इसकी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एक तो हमारा बॉडी के अंदर जो हो रहा होता है वो भी हमारे ब्रेन में जा रहा होता है, हमारा दिल धड़क रहा होता है वो भी हमारे ब्रेन में शो हो रहा होता है, हमारी पल्स चल रही होती है वो भी हमारे ब्रेन में जा रहा होता है, हमारा जो निज़ाम जो कर रहा होता है वो भी हमारे ब्रेन में जा रहा होता है। तो कई बिलियन तो हमारे इंटरनल बॉडी से जा रही होती है, फिर एक्सटर्नल बॉडी जा रही होती है, वो तो अपनी जगह जा ही नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि थाट्स जो क्रिएट हो रही है हमारे ब्रेन में, वो बहुत ही चौंका देने वाला इंफॉर्मेशन है। 1 मिनट में 15 से 20 नॉर्मल आदमी की फिगर है, 1 मिनट में 15 से 20 थाट्स क्रिएट हो रही होती है। आप 1 मिनट से 15 से 20 है तो आप घंटे का हिसाब लगा लें कि 900 से तकरीबन 1200 थाट्स क्रिएट हो रही होती है, और पूरे दिन में तकरीबन 20 लाख से 30 लाख थाट्स क्रिएट हो रही होती है हमारे ब्रेन में। ये है नॉर्मल आदमी का। कोई भी नॉर्मल आदमी 24 घंटे नॉर्मल नहीं रहता, कोई भी आदमी 24 घंटे नॉर्मल नहीं रहता, वो अल्फा और बीटा में जाता रहता है। जब वो बीटा में गया तो थाट्स का प्रोसेस तेज हो गया, ज़्यादा थाट्स आने लगे। तो ये एवरेज निकाला है कि 50 से 60 हज़ार थाट्स हमारे ब्रेन में पर डे जनरेट होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गार्बेज हमारे ब्रेन में क्रिएट हो रहा होता है, और उसमें से हमने निकालना क्या है। असल जो आपका फंक्शन है, असल जो आपका काम है वो ये है कि आपने उन 50 से 60 हज़ार थाट में से उनको सेलेक्ट कैसे करना है कि जो पॉजिटिव है, क्योंकि थाट्स बेस होती है नॉलेज का, और वो नॉलेज जो परसीव कर रहा होता है तो आपके ब्रेन में परसेप्शन बन रहे होते हैं, खाके बन रहे होते हैं। किसी एक नॉलेज के बेशुमार खाके बन जाते हैं, बेशुमार खाके बन जाते हैं एक नॉलेज के। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी के यहाँ चोरी होती है, चोरी होना एक इंफॉर्मेशन है आपका, लेकिन आपके ब्रेन में हज़ारों खाके बनने शुरू हो गए। किसने की, क्यों की, कब की, घर से किसी ने की, नौकर ने की, पड़ोसी ने की, रिश्तेदार ने की। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी चोरी होती है उसका ईमान भी जाता है। ईमान इसलिए जाता है कि चोरी तो एक नहीं की, लेकिन उसका ज़हन 10 आदमी बन जाके 10 नहीं की। तो ये खाके बनाने में हमारा ब्रेन, हमारा माइंड मायर है। अब हमने देखना है कि अच्छा खाका कौन सा है। वो अच्छा खाका क्या है? वो अच्छा खाका ये होता है कि पॉजिटिव इंसान नेगेटिव बायस है, बिल्डिंग है, नेगेटिव बायस है इंसान, उसको पॉजिटिव तलाश करना है। पॉजिटिव बिल्डिंग नहीं है, पॉजिटिव तलाश करना है। मैं इसलिए आपका एग्जाम्पल दूँ, एक पाइप है, उसमें चूहे को आप करते हुए घिसाएँ और आगे एक इंसेंटिव रखते हैं, पाइप के एंड में इंसेंटिव रखते हैं, चूहा जाएगा, इंसेंटिव लेगा, वापस आ जाएगा। यानी कुछ खाने पीने की चीज़ रखते हैं, वो लेगा, वापस आएगा। दोबारा उसको करते हुए उसको छेड़े, वो एंड में पहुंचेगा, इंसेंटिव लेगा, वापस आ जाएगा। 4 से 6 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा आप करेंगे, उसके बाद वो यूज टू होगा। लेकिन अगर एक दफ़ा उसको
करंट लगा दे, कभी वो ज़िंदगी भर नहीं घुसेगा उसके लिए, उस पॉइंट में ज़िंदगी भर नहीं घुसेगा। इसलिए कि नेगेटिव बायस ऑलरेडी है, पॉजिटिव के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है। इसी तरह आप अपनी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आपको हमने तलाश करना है कि पॉजिटिव भी होता है, हम पॉजिटिव भी तलाश करें। NLP के कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके सामने वन बाय वन करके आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत से मदद से सुनिएगा। NLP के 5 से 6 ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं। We create maps from our sensory experience, then operate and communicate from our maps. मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सेंसरी टूल से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन परसेप्शन बनकर हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी इंफॉर्मेशन को रिसाइकल करते हैं, उसी को रिकॉल करते हैं और डिसीजन उसकी बेस पर लेते हैं। तो जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, उतने अच्छे डिसीजन होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और नॉलेज बताता चलूँ कि हमारे 2 ब्रेन हैं, 2 हमारे माइंड हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है 7 साल की उम्र के बाद। बड़ी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, गौर से सुनिएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है 7 साल की उम्र के बाद। अनकॉन्शियस माइंड हमारी तख्लीक के साथ हमें मिल जाता है, यानी कि माँ के पेट में ही हमें अनकॉन्शियस माइंड मिल जाता है। इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या हमें मिलता है कि जब वो स्कूल गए तो जब उनको पढ़ाया गया तो उन्होंने कहा कि तो मुझे आता है। जब पूछा क्या कैसे आता है, पता चला जी कि उनकी अम्मी जब ये अपनी अम्मी के पेट में थे तो ये पढ़ा करती थी, ये इंसान को याद था, तो इसलिए जब वो पैदा हुए हैं, जब वो बोलने के एज में आए तो उन्हें रिपीट करना शुरू कर दिया। एक ये एग्जाम्पल कोट की जाती है। एक एग्जाम्पल ये भी हम कोट कर सकते हैं, अपने वालिदैन चाहे उनकी आवाज़ कैसी भी हो, कैसी भी जिहानी गुनाहों में दिख रहा, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बड़ी सुरीली होती है। एक दिन का बच्चा अपने माँ बाप की आवाज़ सुनकर बैठ जाता है, चुप हो जाता है, आपकी माँ की आवाज़ सुनकर चुप हो जाता है। माँ बाप की आवाज़ ऊंची होती है, हाई टोन होती है, हाई लेवल की होती है फ्रिक्वेंसी उसकी। पड़ोस का बच्चा 2 साल का भी सुनकर घबरा जाएगा, लेकिन अपना बच्चा 1 दिन का भी नहीं घबराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो आवाज़ पहले से फेमिलिटी आई हुई है। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमें मिला हुआ है, कॉन्शियस माइंड हमें मिलता है 7 साल की उम्र के बाद। और इसके लिए कहा जाता है कि ये हमें चौकीदार मिलता है, और ये चौकीदार बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसको जितना ये फ्लेक्सिबल होगा उतना हमारे नॉलेज में इजाफा होगा, जितना ये रिजिड होगा उतना ही हमारा नॉलेज कम होगा। उसकी वजह ये बुजुर्गों से सुना कि दीवार से भी मशवरा कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को ओपन रखें, फ्लेक्सिबल रखें, दूसरों को समझने के लिए, सुनने के लिए करें आप अपना, लेकिन दूसरों के लिए ओपन जरूर रहें। ये तभी होंगे कि जब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होगा, वो सख्त चौकीदार की तरह नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है नॉलेज को बढ़ाने के लिए और नॉलेज क्वालिटी नॉलेज गेन करने के लिए। If you do what you have always done, you will get what you have always got. ये आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप रिपीट करते रहेंगे, रूटीन करते रहेंगे, रूटीन की जॉब करते रहेंगे, तो हफ्ते के बाद भी रिजल्ट मिलेगा, महीने के बाद भी रिजल्ट मिलेगा, साल के बाद भी रिजल्ट मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक एफर्ट्स कर रहे हैं। मैटर ये कर रहे हैं कि आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंट क्या लेकर आ रहे हैं। अगर आप डिफरेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेंगे। अगर आप बार बार एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप एक ही मंजिल पर पहुँचेंगे। अगर बार बार नेगेटिव मंजिल पर चलते रहेंगे तो नेगेटिव ही आपका एंड होगा। अगर आप पॉजिटिव चलेंगे, पॉजिटिव रास्ता चेंज करेंगे तो आपकी मंजिल भी डेफिनेटली चेंज होगी, आपका रिजल्ट भी चेंज होगा। तो रिजल्ट डिफरेंट लाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करें, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, रिजल्ट चेंज होंगे, वरना नहीं होंगे।
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक शुगर पेशेंट जाता है, एक कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट जाता है, एक हाइपरटेंशन का पेशेंट जाता है। तो ये पेशेंट जब जाते हैं तो डॉक्टर लाइफ स्टाइल पूछता है और लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कहता है। अब लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आपकी दवाएँ काम नहीं करेंगे। आप जितने भी दवाएँ खा लें, आपकी दवाएँ काम नहीं देंगे जब तक आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे। तो लाइफ स्टाइल, आप पैटर्न, आप अपने रास्तों को जब तक चेंज नहीं करेंगे तो आपका डिज़ायर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी एनर्जी यही कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, हम देखते हैं, हम कॉर्पोरेट में देखते हैं, लोग ऑफिस में हम देखते हैं, सारी ज़िंदगी एक पोस्ट पर गुजार देते हैं क्योंकि वो एफर्ट्स ज़रूर कर रहे होते हैं, हार्ड वर्कर ज़रूर होते हैं, वो लाइव भी होते हैं, डिग्निटी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो डिफरेंट नहीं बनते, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं लेकर आते, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, इसलिए एक ही जगह पर रहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल, There is no failure, only feedback. No mistake, only results. No errors, only learning. हम फेलियर ले लेते हैं और डिसार्ड होकर बैठ जाते हैं, यार फेल हो गया अब क्या करें, लेकिन फेलियर को फेलियर कभी नहीं लेना चाहिए। फेलियर हमेशा फीडबैक होता है। आप जब फेलियर को एज ए खुशी के तौर पर लेंगे कि जो मैंने किया उसका मुझे रिजल्ट मिला। फेलियर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये आपका इंटरनल था, जो आपने एक्शन किया उसका आपको रिएक्शन मिला, जो आपके अंदर था वो आप बाहर लेकर आए, जो आपने गेन किया, जिसके लिए आपने एफर्ट्स की, उसको आपने प्रेजेंट किया, आपकी प्रेजेंटेशन पर आपको फीडबैक मिला। उस फीडबैक को आपने पॉजिटिव लेना है कि जितना मैंने गेन किया वो मैंने प्रेजेंट किया, अगली दफ़ा मैंने अपनी गेनिंग को बढ़ाना है, अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव हो। हम बचपन से ही बच्चे कैसे में फेर डाल देते हैं। छोटा बच्चा जब चलने लगता है तो खेलने की उम्र को पहुँचता है, अम्मी से पूछता है, अम्मी के खेलने जब देख कर जाना, लग न जाए, चोट ना लग जाए, जख्म ना आ जाए, भाई के साथ जाना, फलां के साथ जाना, तो वो गिरेगा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लेगा, वो सीखेगा कैसे, वो खेलेगा कैसे। खेलने भी बेचते हैं और डराते भी हैं कि चोट ना लगे। शासवार गिर कर होता है, शासवार नहीं होता उसके अंदर जब तक कि वो गिरता नहीं है। ड्राइवर कहते हैं कि एक्सीडेंट के बगैर ड्राइवर नहीं बनता। तो इसी तरह हम फेयर पहले से डाल देते हैं, पहले से एक चीज़ फीड कर देते हैं, तो वो क्या होती है कि हमें फेलियर डिसऑर्डर्ड सिचुएशन में लेकर चली जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि फेलियर को हम अपने रिजल्ट्स को कभी अपने नहीं देखा कि हमारा रिजल्ट क्या है, क्या हम एवरेज थे, कितने दफ़ा हम फेल हुए, कितने सब्जेक्ट में फेल हुए, लेकिन हमारा बच्चा A1 लेना चाहिए। A1 नहीं लेगा तो उसको डांट पड़ जाएगा। हमारे सामने NLP जो चीज़ हमें बताता है ये बताता है कि कंपटीशन बेस आपकी एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए, आपकी एफर्ट्स कंपटीशन बेस नहीं होनी चाहिए। आज ये कंसेप्ट सुनकर कुछ लोग बहुत ही हैरान करते हैं कि लाइफ में से कंपटीशन निकाल दें तो लाइफ में क्या रह जाता है, लेकिन कंपटीशन में लाइफ बर्बाद हो जाती है। आपका गोल ओरिएंटेड लाइफ होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड लाइफ से ही आप मंजिल तक पहुँचते हैं। मैं आपको एक दो मेडिकल स्टूडेंट की मिसाल देता हूँ। दो टॉप क्लास के बच्चे मेडिकल की क्लास में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन जब लेते हैं तो मुस्लिम फैमिली से होते हैं, उनके से में कुछ नहीं होता कि कौन सा टॉप पर है, कौन सा सेकंड पर है, कौन सा थर्ड पर है। सेमेस्टर होते जाते हैं, एक क्लैरिटी आती जाती है कि एक टॉप पर है और एक सेकंड पर है। अब उन दोनों में कंपटीशन चल गया। वो दाखिला उन्होंने लिया था, उनकी फैमिली ने दाखिला लिया था अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए। क्या सोचा था कि अच्छा डॉक्टर बनकर के बाहर निकलेंगे। दाखिल होने के बाद उनका गोल ख़त्म हो गया। उन्होंने गोल बना लिया कि मैंने पहले ये नंबर पर आना या मैंने आना है। उनका पूरा फोकस चला गया कंपटीशन पर, वो पूरे किताबी कीड़ा बन गए। आप बड़े बड़े कामयाब लोगों की अगर स्टडी करें, उनके इंटरव्यूज़ लें, वो एवरेज स्टूडेंट गुजरे, वो टॉपर नहीं गुजरे। उसकी वजह यही है कि आपके ब्रेन के ऊपर एक ऐसा चौकीदार बैठ गया है, एक ऐसा रिजिडिटी आ गई है कि आपने इर्द गिर्द देखना छोड़ दिया। आप सिर्फ एक ट्रैक पर चल रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप सक्सेस नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल में दो फैमिलियाँ निकलती हैं, मुख्तलिफ लोकेशन से निकलती हैं,
कहती है कि हमने वीकेंड पर या मंथ एंड पर कहीं पर सैर के लिए जाना है और जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसको रिलीज करना है और पूरा दिन खुश रहना है। खुशी हासिल करके हम दिन पूरा गुजार के आ रहे हैं। दोनों फैमिली को कोई पता नहीं है एक दूसरे का, बिल्कुल अननोन है, एक डिफरेंट लोकेशन से निकली है। जब वो मेन हाईवे पर चढ़ती है, इत्तेफाक से एक गाड़ी आगे एक पीछे, थोड़ी आगे जाती है तो पिछली गाड़ी आगे हो जाती है, आगे वाली पीछे हो जाती है। अनकॉन्शियसली एक का ड्राइवर, एक का मालिक, वो अपने माइंड को ट्यून अप कर लेता है, अपने माइंड को मैसेज दे देता है इसको आगे नहीं होने देना। बार बार थ्रो बैक चलता है, आगे पीछे बार बार 3-4 दफा जब हुआ तो पता चला जी कि वो जिसने नहीं सोचा था उसके लिए तो पता ही नहीं कि ये इंसिडेंट है या ये प्लानिंग के साथ है, लेकिन जो प्लानिंग के साथ कर रहा है उसका माइंड मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। वो कंपटीशन में बढ़ गया, उसके बच्चे, उसकी बेगम साथ है, बात करते हैं तो डांट देता है आगे से, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसका माइंड उधर है, कंपटीशन पर है, उससे आगे निकलने पर है। कभी किसी को ओवरटेक करते हुए गाड़ी भी लग जाती है, कभी कहीं पर कोई सिग्नल भी क्रॉस कर लेता है। तो ये अपने प्रिंसिपल्स के साथ भी क्या कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहा है, अपने प्रिंसिपल्स को भी वायलेट कर रहा है, अपनी शख्सियत को डैमेज कर रहा है कि सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, उन पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ये सब रूल रेगुलेशन को वायलेट करता जा रहा है। तो अपने अमाल को भी बारी करता जा रहा है, जिसका बोझ उसके दिमाग में पड़ रहा है। दूसरे आदमी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो अपने मौज मस्ती में गाने लगे हुए हैं, वालियाँ लगे हुए हैं, फैमिली के साथ इंटरेक्टिव है, बच्चों के साथ गुजार कर रहा है, बेगम साथ कर रहा है। फाइनली इनका टारगेट था कि 2 घंटे में हमने मंजिल में पहुंचना है। दोनों ही टारगेट 2 घंटे पहले मंजिल पर पहुंचना था, यानी 2 घंटे में पहुंचना था। दोनों ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन पूरा दिन एक फैमिली इंजॉय कर रही होती है, खुश हो रही होती है, खुशी लेकर आती है, दूसरी फैमिली खुश नहीं आती। क्या हुआ यहाँ पर क्या मैसेज हमें मिला? हमारे रिएक्शंस हमारे रिजल्ट हमने लेकर आते हैं, हमारे रिजल्ट हमारे रिएक्शंस लेकर आते हैं। अपॉर्चुनिटी दोनों को बराबर थी, गाड़ियाँ दोनों के पास थी, रोड दोनों के पास थी, लेकिन एक्शंस ने उनका अचीवमेंट को बर्बाद कर दिया। एक को वो रिजल्ट मिल गया जो वो चाह रहा था, दूसरे को वो रिजल्ट मिल गया। अगला प्रिंसिपल साहब, The individual with the greatest flexibility of thought and behavior can control the outcome of any interaction. NLP का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंसान को दबो भी देती है, कहा भी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी जिस शख्स में है वो नाकाम नहीं होता, कामयाब शख्स में होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आपने बड़े बड़े तूफान देखे होंगे, बड़े बड़े तूफान आते हैं, तिनका तूफान आता है, लेट जाता है, तूफान गुजर जाता है, तिनका खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े दरख्त चढ़ से उतर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, उनमें रिजिडिटी होती है, सख्ती होती है, वो अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाती, तिनका दोबारा खड़ा हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो मुँह में क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो मुँह में क्या होता है? ज़ुबान होती है और दांत बाद में आते हैं। 2 साल 3 साल की उम्र से दांत आने शुरू होते हैं और जब बूढ़ा होने लगता है तो मुंह में क्या होता है? ज़ुबान होती है, दांत गिर जाते हैं। दांत हार्ड है, दांत रिजिड है, दांत में सख्ती है तो जल्दी ख़त्म हो गई। ज़ुबान फ्लेक्सिबल है और ज़ुबान सारी ज़िंदगी साथ देता है। एक दफ़ा ज़ुबान का और दांतों का मुकाबला चला, दांतों ने धमकी दी कि अरे मैं चाहूँ तो चबा कर तो मैं फ़ोन आलूद कर दूँ, तुम्हारी चीज़ें निकाल दूँ चबा कर। ज़ुबान बेचारी ने कहा अरे भाई दांत, अपनी सख्ती पर इतना ज़रूर मत कर, मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए, ज़रा सी आड़ी टेढ़ी होते हुए 2-4 बातें बुलवा दी तुमसे, तो एक उधर से पड़ेगा एक उधर से, तो सारे बात निकल जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी NLP का बेसिक स्टोन है।
कि हम रिजिड ना हो, हम फ्लेक्सिबल रहें। यू बिलीव मी, सेल्फ एक्सपीरियंस, सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मेरा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबल आदमी कभी नाकाम नहीं होता, कभी पीछे नहीं रहता। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है? फ्लेक्सिबिलिटी आती है सोचने से, चीज़ों को कंपेयर करने से, नॉलेज से। जब नॉलेज आएगा, जब चीज़ों को कंपेयर करेंगे पॉजिटिविटी से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने फ्लेक्सिबल होंगे। अगला डिस्कस, It is not what happens to you that make the difference. It is what you do with what happens to you. वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। ये मैटर नहीं है कि आप के साथ क्या हुआ। कहते हैं ना कि मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मेरे साथ ये दोस्त मिला, मेरे साथ ये नौकरियाँ मिलती हैं, अचीवमेंट मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या डिफरेंस लेकर आए, आप क्या चेंज लेकर आए। आपकी चेंज आपका डिफरेंट सिचुएशन को चेंज करता है। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम। वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम। कोई भी आपको प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग सेंटेंस नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। और इसको अगर हम समझ लेंगे तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। असल प्रॉब्लम ही यही होती है, असल मसला यही होता है। हम रोना रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही फेलियर क्यों हुआ। आपने देखा होगा कि स्क्रैप का बिजनेस करने वाले भी अरबपति देखे होंगे आपने, स्क्रैप का बिजनेस करने वाले करोड़पति देखे होंगे, और गोल्ड का बिजनेस करने वाले भी आपने रोते देखे होंगे। तो मार्केट तो दोनों के लिए है। जितने भी स्क्रैप के लोग हैं सबके लिए एक मार्केट है। लेकिन क्यों एक करोड़पति अरबपति हो गया, क्यों बाकी फेल हो गए? गोल्ड की मार्केट सबके लिए एक ही है, क्यों एक हीरो बन गया बाकी जीरो हो गए? ये सोचने की बात है। ये हमारे रिएक्शन से, ये हमारे रिएक्शन से to the situation. The problem is not your problem, but your reaction to the problem is actual problem. तो हम रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, वो हमारी डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। वो हमें लेकर जाता है कि कहाँ पर हमें लेकर जाना है। हमारे फेलियर को डिफाइन हमारे प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ये करेंगे कि एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। गो के कुछ लोगों के लिए डिसिप्लिन सिचुएशन है, लेकिन आज होप के एंजॉय करेंगे। आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, सुबह का वक्त है, नाश्ता बेगम ने टेबल पर रखा, आपकी 6-7 साल की बेटी आपके साथ बैठी हुई है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार आपने पलटा, आपका हाथ टेबल पर पड़े दूध के गिलास पर लगा, दूध गिरा आपकी शर्ट पर आ गया, आपकी शर्ट लेसअप हो गई, आप गुस्से से आग बगोला हो गई, आपने चीखना चलाना शुरू कर दिया। अरे खाने की तमीज़ भी नहीं है, 10 दफ़ा खा, मेरे पास नहीं बैठना, मेरे पास आकर बैठ गई, मेरी शर्ट तो बर्बाद कर दी, बेगम जल्दी से दूसरी शर्ट लेकर आओ। बेगम ने खुशखबरी सुनाई, अरे शर्ट दूसरी तो इस्त्री नहीं की हुई, तो इस्त्री करनी पड़ी, क्या फिर कर लूँगा, मैं तो लेट हो जाऊँगा। बेगम का अलग मूड खराब हो गया, बच्ची छोटी को पहले दफा आपने डांटा, उसके आंसू टपक रहे हैं, वो रो रही है, खामोशी से वो रो रही है। इसी कश्मकश में बेगम गई, इस्त्री करके लाई, आप फूड बनाकर बैठे हुए, ना बेटी को हेल्प कर रहे हैं ना बेगम को हेल्प कर रहे हैं। बेगम ने इस्त्री करके लाई शर्ट को, आपने पहना और उठकर निकलने लगे। बेगम ने आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। बच्चे को डांटा, इसको पहले ऑफिस छोड़ो और स्कूल छोड़ो और फिर ऑफिस जाओ। आप बेगम घर में मजबूर हो गए। अपनी बेटी को अभी तैयारी नहीं हुई थी, एक शूज़ पहना था, लंच बॉक्स तैयार नहीं किया हुआ था, बेटी का बैग तैयार किया, इतनी में पता चला कि वो वेन में 2 हाथ घुस जाए थे और वेन भी निकल गई।
आप बच्ची को लेकर जाते हैं स्कूल बच्ची को उतारते हैं, बच्ची हमेशा मुड़कर टाटा बाय बाय करती है, लेकिन आज कहती है ये मैंने इसने इसको डांटा था, मैंने इसको टाटा बाय बाय नहीं करता। बच्ची स्कूल चली गई, आपने यू टर्न लिया, ऑफिस आपका उल्टी डायरेक्शन को है, आप ये जा वो जा, आपने वायलेशन रूल्स भी करना शुरू कर दी। एक सिग्नल क्रॉस किया, लकीली आप निकल गए, दूसरा सिग्नल क्रॉस किया, सार्जेंट ने पकड़ लिया और 10 मिनट आपके वहाँ बर्बाद हो गए, 200 रुपया उसको भी निकाल के देना पड़ा। ऑफिस पहुँचे तो बजाय 9 बजे के 9:30 हो चुके थे। जो ऑफिस के कुलीग थे आप पर नज़र पड़ती कहते हैं बच्चों अंदर जा, हिटलर बैठा हुआ है क्लास लेगा। जब अंदर जाते हैं तो हिटलर अपनी क्लास ऐसी लेता है कि बैंड से बैंड बजा देता है। अरे ये वक्त है आने का, इंडिसिप्लिन की इंतहा होती है। नौकरी करने आए हो या पार्क में सैर करने आए हो, इंतहा कम्युनिटी से डांट देता है आपको, आपका मूड खराब, पूरा दिन आप मूड खराब में गुजरते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जीरो, आपका दूसरों से के साथ इंटरेक्शन बर्बाद, आपको खींचे डांट पड़ती है, आप उस डांट को डाइवर्ट करते हैं नीचे वालों पर, नीचे वाले भी आपको गाल गलौज करने लगते हैं अंदर ही अंदर से। अरे इसको आज क्या हो गया, आज बेगम से लड़कर आया है या साहब ने इसको बैंड बजा दी। फाइनली आप घर पहुंचते हैं थके आ रहे, बेगम और बेटी सोफे पर बैठे हुए आपका वेलकम भी नहीं करते। आप फ्रेश होकर आते हैं, आपके साथ नाश्ता डिनर करने के लिए तैयार नहीं है, आपको डिनर करने का दिल नहीं करता, आप बेड पर लेट जाते हैं, आपको लगता है ये मेरा घर है कि जहन्नम है, ये मेरा घर है कि जहन्नम है। आप बताएं उस घर को जहन्नम किसने बनाया? इसी सिचुएशन को रिवर्स करें, हम सब हाथ से काम कर सकते हैं। अगर दूध का गिलास गिर गया था, या बेगम को कह सकते थे कि तुम इस्त्री करो, मैं बच्ची को तैयार करता हूँ, या खुद इस्त्री करने चले जाते, बेगम को कहते तुम बच्ची को तैयार करो, बच्ची भी तैयार हो जाती, इस्त्री भी हो जाती, वक्त पर बेग के पर बच्ची डिलीवर हो जाती, आप वापस पहुँच जाते। लेकिन सिचुएशन को बिगाड़ा किसने? प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम। आपने खुद इस रिएक्शन को अपने अगेंस्ट लेकर आए। तो एनएलपी ये सिखाता है, माइंड साइंस ये सिखाती है कि आपने रिएक्शन जो करना है वो सोच समझ कर करना है। हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप सारे सोच रहे हो कि मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इस हाल में मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बट इट इज़ रॉन्ग। एवरी वन ऑफ यू इज आल्सो कम्युनिकेशन। कोई तासर दे रहा है कि बोरिंग है, कोई कम्युनिकेट कर रहा है कि इंटरेस्टिंग है, कोई कम्युनिकेट कर रहा है कि समथिंग इज गोइंग इनसाइड, कोई कम्युनिकेट कर रहा है कि ऊपर से गुजर रही। एवरीवन इज कम्युनिकेटिंग। अच्छी कम्युनिकेशन वो नहीं है। अगर आपसे पूछे कम्युनिकेशन की तारीफ तो क्या है कम्युनिकेशन की तारीफ? जो बात आसानी से समझ में आ जाए वो अच्छी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन एनएलपी कहता है नहीं, अच्छी कम्युनिकेशन वो है, अच्छी कम्युनिकेशन वो है कि आपकी कम्युनिकेशन आपको रिजल्ट दे। मेरे सामने शाहिद साहब बैठे हुए हैं, मैंने शाहिद साहब से एक काम करवाना है, मैं इनसे ऐसी गुफ्तगू करूँ कि ये वो काम करना शुरू कर दें, ये ऐसी कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर ये मेरी बात को समझ भी लें, सुन भी लें, अच्छी तरह मफहूम समझ लें, लेकिन वो परफॉर्म ना करें, वो ना करें कि जो मैं चाह रहा, इसका मतलब ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है। तो अच्छी कम्युनिकेशन वही है जो आपको रिजल्ट दे, जो आप चाहे अगला वही करने लगे। तो इसके लिए ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन है, ये मुमकिन ऐसे है कि आप प्री प्लानिंग करेंगे, मैं क्या और कैसे, क्यों नहीं, ये क्यों हुआ ये नहीं, क्या करूं और कैसे करूं कि ये हो जाए। जब ये सोच कर आप रिजल्ट को सामने रखते हुए, बंदे की नेचर को सामने रखते हुए, उसके अंडरस्टैंडिंग और उसकी आपके साथ अटैचमेंट उसको सामने रखते हुए आप अकॉर्डिंगली उसको कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी करेगा कि जो आप चाहेंगे।
तो कम्युनिकेशन का मतलब भी हमें समझ में आया कि वो नहीं है जो हम समझते हैं कि अगले की समझ में बात आसानी से समझ में आ जाए। ये नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगला वो करने लगे कि जो आप चाहते हैं। ये अच्छी कम्युनिकेशन है। दूसरे नंबर पर हम ये समझते हैं कि जो मैं स्पीक कर रहा हूँ, जो मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन है। ये बहुत बड़ी खराबी अभी आपको बता दूँ। यही हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा खराबी ही यही है कि हमारे बैक पर हमारे पीछे किसी ने बात की, मेरे तक बात पहुंची, मेरे दोस्त ने मेरे मतलब कुछ बात की, मेरे तीसरे दोस्त ने मुझ तक पहुंचाई। उसने क्या पहुंचाया? उसने अल्फाज पहुंचाए। उस सिचुएशन का 7% पहुंचाया। उस सिचुएशन का 7% मुझ तक पहुंचाया कि उसके तुम्हारे मतलब ये ख्यालात हैं। लेकिन जो टून थी 38% और जो बॉडी लैंग्वेज थी 55%, ये मुझ तक नहीं पहुंचा। मैंने परसेप्शन बना लिया, मैंने गलतफहमियाँ बना लिया अपने दोस्त के मतलब। तो उसने मेरे मतलब ऐसा कहा क्यों? कैसे था? उसकी हिम्मत कैसे, उसकी जुर्रत कैसे है मुझे के? अरे उसने जो अल्फाज कहे हैं उसकी टोन तो तुम्हारे तक नहीं पहुंची, उसकी बॉडी लैंग्वेज तो नहीं पहुंची। उस आपके पास तो सिर्फ उस सिचुएशन का, उस कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% पहुंचा है। आप 7% के पर डिसीजन ले लेते हैं। हम 7% पर डिसीजन ले लेते हैं। तो हमने आइंदा गौर करना है इस बात पर कि सुनी सुनाई बात के ऊपर हमने अमल नहीं करना, एक्सप्लोर करना है कि इसके पीछे 38% का क्या रेशो है और 55% का क्या रेशो है। जब हम 38 और 55 को नज़र में रखेंगे, हम पॉजिटिव होंगे। उस वक्त हमारे नॉलेज में ये चीज़ होगी कि यार ये जो बात भी तक